दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने एक नोटम इश्यू किया, यानी कि वहां पे इंडिया एक अपनी नेवल और एयर एक्सरसाइज कर रहा है सब क्रीक एरिया के आसपास और साथ में अरेबियन सी के अंदर। और उसके अंदर जो 28,000 फीट से ज्यादा ऊपर के प्लेन हो उनको अलाउड है, लेकिन उसके नीचे को प्लेन ना उड़े, ये इंडिया की डिमांड है। और नोटम नॉर्मली इश्यू किया जाता है कभी आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, या आप आपकी एक्सरसाइज चल रही है तो इंडिया के स्टेप पे नेवल एक्सरसाइज चल रही है, आर्मी की एक्सरसाइज चल रही है इस रीजन के अंदर। और उसी बीच में पाकिस्तान ने भी एक नोटम इश्यू कर दिया नवंबर 3 से नवंबर 5 का। नवंबर 3 के दोपहर के 3 बजे से लेकर के नवंबर 5 के शायद 12 बजे के आसपास तक का। अब ये जो कुछ एरिया है नोटम का दोनों कंट्रीज का, वो ओवरलैप करता है। पाकिस्तान को पता था कि इंडिया यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है और पाकिस्तान ने बीच में अपना नेवल एक्सरसाइज का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मिसाइल यहाँ से वहां जा सकती है, कोई मिसाइल वहां से यहाँ आ सकती है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वहां पे वार लाइक सिचुएशन डेवलप कर जाए। इसी पे चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान क्या चाहते हैं इंडिया से वार करना, अभी पिटास ऑपरेशन सिंदूर पे। और अभी इसी इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी। वैसे इन्होंने जो इंडिया का नोटम है उसके ऊपर पहले भी डिस्कशन की है, और आप तो जानते ही देखे हैं आपने कि अच्छी नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। और बॉलीवुड के लोगों को नॉलेज रखनी चाहिए। देखा जाए तो हर एक पढ़े लिखे आदमी को, जो प्रोफेशनल आदमी का, उसको हर एक चीज की नॉलेज रखनी चाहिए, स्पेशली इंडिया के बारे में क्या हो रहा है। और इन्होंने तो बहुत सी फिल्में बनाई हैं, अफगानिस्तान की भी के ऊपर भी इन्होंने फिल्म बनाई है, और साथ में इस बहुत से जो लोकल सीरियल्स है उसमें भी ये काम करते रहते हैं। तो उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे वार हो सकता है? क्या पाकिस्तान को नोटम इश्यू करना चाहिए? तो पाकिस्तान ने नोटम इश्यू किया तो उसका क्या पर्पस है? सर क्या है वॉर के चांसेस नहीं है ज्यादा, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाय चांस अगर कोई मिसाइल गलती से यहाँ आ गया, यहाँ से वहां चले गया, तो सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है। अब हमारा एयर में है और उनका सी के अंदर चल रहा है जाके। लेकिन ये पाकिस्तान की अब नीयत देखिए कि बदमाशी ये है कि पहले तो हिंदुस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि भैया हम लोग ये कर रहे हैं। अब इन्होंने जान के ये लोग आ गए हैं और शायद ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर उनको सिंपैथी मिले ट्रम्प से, टर्की से, और उनके जो कोई फ्रेंडली कंट्रीज हैं, भगवान जाने कौन उनको फ्रेंडली समझता जाके, बहुत हाइट ऑफ स्टुपिडिटी रियली। तो उसकी नीयत का कोई भरोसा नहीं है सर, वो क्या करना चाह रहा है। और बाकी ये है कि आई एम श्योर इंडियन जो फोर्सेस हैं दे आर अवेयर ऑफ द पॉसिबल मिसचिफ फ्रॉम पाकिस्तान, और उसको निपटने के लिए पूरे सक्षम हैं कि अगर कुछ ये टेढ़ी मेढ़ी हरकत करेंगे तो इनको सीधा कैसे करना है वो कर देंगे हमारे लोग जाके। दैट पावर वी हैव। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, इस ट्राई सर्विस के अंदर इंडिया के 40 फाइटर जेट्स हैं, रफाल भी हैं, सुकोई MK-30I भी है, और हमारी जो आर्मी है उनके तरफ यहाँ से T-90 टैंक्स हैं। 30,000 लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। पीएटाई प्लेन हमारी नेवी यूज कर रही है। पीएटाई प्लेन होते हैं जो एंटी सबमरीन प्लेन है, जो हमने अमेरिका से खरीदे हैं, और ये काफी घंटे तक एयर में रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया नेवी के हिसाब से बड़ा अलर्ट है, और स्पेशली सबमरीन, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर छुपी रहती है, और पीएटाई प्लेन्स की जो कैपेबिलिटी है वो है सबमरीन को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना। और इससे कुछ हफ्ते पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर, अक्टूबर 2 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि आप सर्व क्रीक के आसपास डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और कहा था कि आपका नाम मिटा देंगे अब। और उसी एरिया में इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने जो एक्सरसाइज की है उससे पाकिस्तान को बड़ा भारी झटका लगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि हमारे सुकोई उनके आसपास घूम रहे हैं, हमारे जो रफाल प्लेन है वो उनके आसपास घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर लोग काफी घबराहट में हैं। तो पाकिस्तान ने इस बीच में डिसाइड किया कि हम भी एक एक्सरसाइज करेंगे उसी एरिया के अंदर, मतलब कुछ एरिया ओवरलैप करता है। और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन पाकिस्तान ने नोटम इशू कर दिया। 2 दिन का नोटम है, नवंबर 3 से 3 को लेकर दोपहर के 3 बजे से लेकर के नवंबर 5 के दोपहर के 12-1 बजे तक। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हो सकती है, पाकिस्तान को मिसाइल फेंक सकता है हमारी तरफ। जब पाकिस्तान ने मिसाइलें फेंकी थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो हमने सारी रोक दी थी, लेकिन यहाँ फिर पाकिस्तान कोई हरकत कर सकता है। और पाकिस्तान हरकत क्यों करना चाहता है? पाकिस्तान का पर्पस यह है कि पाकिस्तान चाहता है यहाँ पे कोई हरकत हो जिससे उनको लगता है कि ट्रंप उनका साथ दे देंगे। जैसे ट्रंप ने इस टाइम पे आसिम मुनीर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन डेवलप कर रखे हैं,
और पाकिस्तान को लगता है कि ट्रंप बीच में आ जाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, इंडिया को नुकसान होगा। एक तो उनका ये पर्पज है। दूसरा उनका पर्पज है कि उनकी डिफेंस डील हुई थी साउथ सऊदी अरेबिया के साथ। तो डिफेंस डील हुई थी, वो तो अफगानिस्तान के बार में नहीं आए, मना कर दिया था हम तो बीच में नहीं आएंगे, बल्कि हम पीस टॉक करा देंगे। तो उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया उनके साथ आएगा, उनको टेस्ट करना चाहते हैं। और साथ में टर्की अजरबैजान जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने पहले भी किया था। लेकिन इससे दिक्कत यह है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का एक पर्पस हो कि इनको गल्फ कंट्री सपोर्ट करना शुरू कर दें कि वार हो रहा है, क्योंकि सऊदी उनके साथ है तो नेचुरली बात हो सकती है कि गल्फ कंट्रीज भी साथ आ सकती है। तो ये भी एक इशू है जिसपे पाकिस्तान कर रहा है। और एक तीसरा इशू है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत खराब है। एक तो उनका वार चल रहा है तालिबान से, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है, और तालिबान पाकिस्तान को ठोक रहा है, वहां के सैनिकों को मार रहा है कई बारी। और पाकिस्तान ने कह दिया अगर दोबारा हमारे पे अटैक होगा हम तो तुम्हारे रावलपिंडी तक पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। इससे पाकिस्तान को झटका लगा हुआ है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हम पाकिस्तान तालिबान को ऐसे ही मसल देंगे। भाई उनको अमेरिका ने मसल पाया, उनको रशिया ने मसल पाया, तो आप किस खेत की मूली हो? आप तो पिट के आए अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और दूसरी एक और बात है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी अटैक कर रही है पाकिस्तान के आर्मी के कैंप्स के ऊपर। पाकिस्तान के से रिपोर्ट आ रही कि हर एक दिन वहां पे 20 से 25 सोल्जर मारे जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर घबराहट है, उनकी डिफेंस फोर्सेस बड़ी डिमोरलाइज है। दूसरी तरफ बीएलएन पे अटैक कर रही है, उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराहट में है। तीसरी तरफ पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनको अननोन गनमैन मार के जा रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान को घबराहट हो रही है। और चौथी तरफ यह है कि एक इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था जब पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर हमारे 26 हिंदुओं का मर्डर किया था। तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी है, जिससे पाकिस्तान का पानी 15% रुक गया। उस वजह से पाकिस्तान के अंदर परेशानी है। फिर तालिबान ने भी डिसाइड कर दिया कि हम कुनार रिवर के ऊपर डैम बना देंगे। कुनार रिवर काबुल रिवर में ज्वाइन करते फिर जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर डैम बना देंगे, जो डैम 3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। और साथ में इंडिया और अफगानिस्तान का इस टाइम पे क्लोज रिलेशन है, साथ में एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं। तालिबान चाहता है कि इंडिया के पीओके को रिलीज किया जाए, छुड़वा दिया जाए पाकिस्तान के कब्जे से। तो उससे पाकिस्तान में घबराहट पड़ी हुई है कि पाकिस्तान कैसे बचेगा। अंदर से पाकिस्तान खोखला हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। उनकी आर्मी डिमोरलाइज है, लोग उनके परेशान है, खाने की चीजें नहीं मिल रही। जैसे आपने कहा था पाकिस्तान के अंदर 700 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, 1200 किलो आपके चिकन मिल रहा है। रूपी उनका इतना ज्यादा डाउनग्रेड हो चुका है। फिर एक और बात आती है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया। फिर एक और बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए थे यूएन के अंदर। यूएन के अंदर बड़ी प्रिपेयर करके स्पीच ले गए थे, वहां बोल रहे थे, साथ में कहा जी हमें लोग लोन दे देते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी खराब है। तो लोन तो आप दोगे, उससे हमारा गुजारा नहीं होता। क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि लोन के बाद लोन के बाद लोन, लोन के बाद लोन के बाद लोन आता है, तो हमारी कमर टूट जाती है, और टूटी हुई है कमर। तो कहा जी अगर आपने देना तो हमें हेल्प करो यानी कि फ्री में पैसा दे दो। पाकिस्तान इसी कोशिश में लगा कि कोई उन पर तरस खा के उनको पैसा दे दे। तो पाकिस्तान अपने लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है इस एक्सरसाइज को करके, इंडिया से कुछ कोशिश करके कि वार हो जाए। पाकिस्तान को भीख में बहुत कुछ मिला है। हाँ, ये सूद साहब, ये पीस और पीसफुल एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। पाकिस्तान को कौन चला रहा है? पॉलिटिशियन तो चला नहीं रहा है, या आर्मी जनरल चला रहे हैं, और उनको तो वॉर लाइक सिचुएशन चाहिए जिसकी वजह से उनको उनकी अहमियत और बढ़े। और उनका इनकम कहाँ से हो रही है सर? इनकम उनकी कोई हो नहीं रही। गधे भेज देते हैं। अभी अंडे अमेरिका भेज दिए उन्होंने, जो थोड़े बहुत पड़े हुए थे पाकिस्तान में वो भी भेज दिए उन्होंने वहां पर। तो देयर इनकम इज फॉरेन एड। वो भीख मांगने में उनको शर्म, उनको लगता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जो उनको सिखाया गया, तो उसमें भी बुराई नहीं लग। और मेन है कि अगर शांति हो जाएगी, अगर लड़ाई की कोई सिचुएशन नहीं आई, तो जनरल बेचारे क्या करेंगे? उनकी कमाई कहाँ से आएगी आके? वो बिल्कुल ठीक बात। उनका मेन सर्वाइवल वो ये सर। बिल्कुल, हाँ बोलिए सर। देखिए उदय, आपने बिल्कुल ठीक बात की उनकी इकोनॉमी के बारे में। देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो पहले इमरान खान पाकिस्तान में तो कहते थे सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है, और जब नवाज शरीफ आए तो उनको कहते ये भी सिलेक्टिव है।
इलेक्शन तो जीते नहीं थे ये, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को यहाँ पे बैन कर दिया था जब लास्ट इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान को जेल में डाल दिया ताकि कंटेस्ट न कर पाए। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट सीट से इलेक्शन लड़े, किसी ने अपना झंडा लगा लिया, किसी ने अपना सिंबल लगा लिया, तो इलेक्शन जीत गए, लेकिन वो उनकी मेजोरिटी आ गई थी। लेकिन इन्होंने अलायंस से गवर्नमेंट बना ली, क्योंकि जहां पे पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी उनको तो पीएम बना ही देंगी। तो नवाज शरीफ को इस तरीके से पीएम बनाया गया। इस टाइम पे नवाज शरीफ एक इलेक्टेड पीएम नहीं, सिलेक्टेड पीएम है। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो भी सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, वो भी सिलेक्टेड है। दोनों के आपस में मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों की हरकतें सेम है, दोनों एक दूसरे कंधे को लेकर के जी रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान के लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो कोई आंसर देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी की को जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन तो लड़ेंगे नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे तो हेरा फेरी करके जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी को क्या चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है वो पाकिस्तान में तभी तकता है जब तक पाकिस्तान की आर्मी यूज रहे। और पाकिस्तान की मेन क्रेडिबिलिटी है उनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, उनकी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। 5 लाख की आर्मी है, जबकि उनको चाहिए कम से कम 2 लाख के, नियरली 2 लाख की आर्मी। जैसे बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे 1.5 लाख की आर्मी, तो पाकिस्तान की भी इतनी आर्मी होनी चाहिए। लेकिन आर्मी है 5 लाख की, और आर्मी को पालते भी हैं, जो उनका एक कैप्टन बन जाता है। कैप्टन को बनते ही उसको मकान अलॉट कर देते हैं, यानी कि फ्री का मकान मिल जाता है उसको, या थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए दे दिए, मकान उसको हो जाता है पॉश कॉलोनी के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर आर्मी का रूल है, आर्मी वहां पे चलती है, आर्मी जो चाहती है कर देती है। पाकिस्तान ने 1965 का वार किया था, तब पाकिस्तान के अंदर अयूब खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, जो जनरल थे। 71 में भी याहिया खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, या जनरल याहिया खान, तो तब वार हुआ था। 1999 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये वार स्टार्ट किया था मुशर्रफ ने, जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे। और पाकिस्तान के चीफ को पता, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बात की नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ को पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ कारगिल के अंदर। उन्होंने जब आर्मी चीफ को बुलाया तो कहा जी ये तो हमारे लोग हैं, हमने किया है। जब हारने लगे तो अब मुशर्रफ चले गए नवाज शरीफ के पास कि आप अमेरिका से कहो कि इंडिया अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर ले। तो उन्होंने बात कर ली, उसके कहने पे अपने जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा भाई अटैक आपने किया, आप विड्रॉ करो, हम बीच में नहीं आएंगे। अल्टीमेटली फोर्सेस से विड्रॉ किया, पाकिस्तान की फोर्सेस है। जब फोर्सेस विड्रॉ कर रही थी तो इंडिया ने उनकी फोर्सेस पे और ज्यादा अटैक किया। 3000 पाकिस्तान सोल्जर मारे गए, जिनको ये कहते थे हमारे मुजाहिद हैं, जिन्होंने अटैक किया है, कब्जा किया है। लेकिन बाद में जब सोल्जर मारे गए तो अपने सोल्जर की बॉडी देने को तैयार नहीं थे। फिर आप देखिए ना, आसिम मुनीर की स्टेटमेंट क्या आई। आसिम मुनीर के, इन्होंने जब पुलवामा अटैक किया तो इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, 300 इनके मिलिटेंट मार दी। फिर आसिम मुनीर बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचा, इनका जी हिंदू मुस्लिम अलग हैं, कुछ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, जिसके वजह से एक सिग्नल चला गया कि मिलिटेंट को कि आप चलिए हिंदुओं पे अटैक करिए। और पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट आ गए इंडिया के अंदर अप्रैल 22 को, और इन्होंने पहलगाम के अंदर 26 हिंदुओं को मारा, मैन को मारा, औरतों को छोड़ दिया, और उनसे कहा कि आप मोदी को जाकर बता दो हमने काम कर दिया। इनको उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस टाइप पे अटैक करेगा या स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया, नो टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, नो इनके बेसिस एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 इनके आर्मी के कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वार इन्होंने खत्म करने की अपील की तो वार खत्म कर दिया। लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद जो अपने मिलिटेंट बेसिस है उनको शिफ्ट कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की तरह, कि यहाँ पे छोटी छोटी बेसिस बनाएंगे। साथ में दोबारा से इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी, क्योंकि बाज नहीं आता पाकिस्तान, उनका सर्वाइवल इसी चीज के ऊपर। हाँ कुछ आप कहिए। सर्वाइवल है। हम लोग काफी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक ही है कि वी आर ए वॉरियर कम्युनिटी। हम लोग सोल्जर्स हैं। अरे भैया सोल्जर्स हैं, लेकिन आज का जो सोल्जर है वो दिमाग से काम करता है, और वो है नहीं इनके पास, दिमाग नहीं है इनके पास। तो ये अपने आप को वॉरियर कम्युनिटी करते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। और अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था, सुडान में माने करोड़ों लोग मर गए हैं। और कौन मर गए? मुसलमान को मार रहा है। और वो भी अपना एक सुन्नी ग्रुप दूसरे सुन्नी ग्रुप को मार रहा है। जो वहां के अरब वाले हैं वो अफ्रीकन सुडानीज को मार रहे हैं आके।
तो कहाँ ब्रदरहुड है, कहाँ है, किसको, माने जब देखो हर एक से झगड़ा कर रहे हैं, हर नेबर के साथ झगड़ा कर रहे हैं, और अगर कोई झगड़ा करने वाला नहीं है तो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता। अब बिना दिमाग वाले सिपाहियां अपने आप को अगर वॉरियर कहते हैं, छोड़िए, वॉर भी तलवार का टाइम गया, भाले का टाइम गया। नाउ इज द टाइम वेयर कंप्यूटर्स वर्क, वेयर यू वर्क विद ब्रेन, वो इनके पास है नहीं। तो इनके पास देखो तो मेरे ख्याल से भविष्य बड़ा डार्क है। देखो भविष्य डार्क है, लेकिन इनके सोचने का तरीका अलग है। ये अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। बांग्लादेश को शेख हसीना कहां से कहां ले गई थी, लेकिन उन्होंने शेख हसीना को हटा दिया, क्योंकि इनको प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। देखिए वॉरियर किस हिसाब से है, इनकी मस्जिद के अंदर फ्राइडे को प्रेयर्स होती है, जहां सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, और प्रेयर्स के बाद यहाँ पे लेक्चर देते हैं कि जाओ और वहां पे कत्ल करना शुरू कर दो। और इनको तलवारें मिल जाती है, तलवारें मिल के इकट्ठे होकर के अटैक करना शुरू कर देते हैं। कोई हिंदू मिल जाता है तो उसको मार देते हैं, उसकी वाइफ को उठा लेते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं। यही काम किया था पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर 14 अगस्त 1946 में, यानी कि इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले। कलकत्ता के अंदर जितने मुसलमान थे मस्जिदों से निकले। उस टाइम पे शहराबादी था, एक जो बंगाल का सीएम था, मुस्लिम था। तो यहाँ से निकले और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब हिंदू इकट्ठे हुए, हिंदुओं ने उसने क्या किया कि बिकॉज चीफ मिनिस्टर था, कि बिकॉज उसके पास पावर थी, तो उसने पुलिस वालों को छुट्टी दे दी। सब पुलिस वाले गायब हो गए, मतलब बंगाल विदाउट पुलिस पीपल। और इन्होंने मिल के जो ऑर्गेनाइज वे से गुंडागर्दी शुरू की। जैसे आपने सही कहा सर, मंदिर से आदमी जब निकलता है तो प्रसाद और फूल लेके निकलता है, और यहाँ जब मस्जिद में अक्सर जो निकलते हैं तो आपके हाथ में पत्थर होते हैं, एसिड की बोतलें होती हैं। कहाँ से ये है, क्या चक्कर, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट व्हाट आर यू टीचिंग? रिलीजन इज नॉट मेंट टू मेक यू किल पीपल एंड क्रिएट हेट। उदय, ये तो आप कहते हो ना, ये आप कहते हो ना, ये तो नहीं कहते ना। इनका इस्लाम तो नहीं ये बात कहता। इस्लाम तो कहता है कि आप खत्म कर दो हिंदुओं को। तभी तो करते हैं ना, कुछ तो कुछ इस्लाम में लिखा ही होगा ना ऐसी बात, तभी तो ये काम करते हैं। तभी तो आप हिंदुस्तान के अंदर भी मुस्लिम यही काम कर रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान के अंदर अहमदियत को खत्म कर दिया गया। तभी तो पाकिस्तान के अंदर 20% से 2% हिंदू रह गए। तभी तो बांग्लादेश के अंदर 20% से 8% हिंदू रह गए। और बांग्लादेश के अंदर एक और काम चल रहा है कि वहां पे अहमदीज पे अटैक किया जा रहा है। अहमदीज को मुस्लिम नहीं मानते, शिया को मुस्लिम नहीं मानते, ये अपने आप को कहते हैं कि हम ही सब कुछ है। ये बेसिकली इनकी जो टीचिंग है, वो इनका दिमाग इसी तरीके से है। और फिर आपको कहते हैं कि अब वॉरियर हो तो आओ लड़ो बैटलफील्ड के अंदर, लेकिन वॉरियर होकर के आप पीछे से बंदूक लेकर के किसी इनोसेंट आदमी को मारते हो, ये वॉरियर बनती है? वॉरियर वो होते हैं जो आपके सामने से सामने लड़ते हैं। सामने लड़ने में पाकिस्तान की फूक निकल जाती है, दम निकल जाता है, हार जाते हैं, मार खा गए। 1965 का वार हुआ था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा असला था, जो उसको अमेरिका ने दिया था। पैट्रियट टैंक दिए थे, इसको सेवन जेट दिए थे फ्रांस ने, और पूरे यूरोप ने इनको फीड किया था। इन्होंने इसलिए किया था कि बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर अगर से कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे फाइट करने के लिए। लेकिन ये लड़ने चले गए हिंदुस्तान की तरफ। पाकिस्तान के साथ तो, अफगानिस्तान के साथ तो अकेले लड़ते नहीं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके भारी गलती कर दी और तालिबान के पीछे पड़ गया। फिर तालिबान कहते हैं तुमको मसल देंगे। अरे मसलोगे क्या, मसल तुम जाओगे। पाकिस्तान से पीओके भी अलग हो जाएगा, पाकिस्तान से बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, पाकिस्तान से बाकी एरिया भी निकल जाएगा, और पाकिस्तान रह जाएगा सिर्फ मुल्ले थोड़े से रह जाएंगे, बाकी सब कुछ बचेगा ना, पानी बचेगा ना, खाना बचेगा ना, इनके पास आर्म्स एमुनिशन बचेंगे। कुछ साहब भगवान करे इनके ऊपर जरा अकल, इनके ऊपर जरा सद्बुद्धि दे, और ये जो अभी वॉर एक्सरसाइज चल रही है वहां कुछ बचकाना ना कर सके, वहां कुछ गलत हरकत ना कर ले जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान ने इस बार ही शुरू किया मारना, तो तीनों फ्रंट पे उनको गायब कर देंगे एकदम बिल्कुल। और वो देखिए, मेरे ख्याल से इट विल बी ए डिसीजिव वॉर। सो भगवान करे ये लोग जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं, और जो आपका ये लोग सी में कर रहे हैं, हम लोग एयर में कर रहे हैं, वो कुछ सोच समझ के करें, एंड लेट देयर नॉट बी ए कन्फ्रंटेशन। उदय, आप देखो 71 का वार हुआ तो अमेरिका के बीच में आ गया। जब तक अमेरिका बीच में आया तब तक हमने वार को खत्म कर दिया। 13 दिन का वार था, 13 दिन के अंदर बांग्लादेश को हमने रिलीज करा दिया, तो अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। और सारी मुस्लिम कंट्री उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ थी। इनको टैंक दिए जा रहे थे, इनको पैसे दिए जा रहे थे, चाहे सऊदी हो चाहे ईरान हो, बाकी तब भी पाकिस्तान क्या बच पाया। लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि इंडिया, जब इनको लगा कि इंडिया जीतने वाला है, इंडिया जीत रहा है इसके अंदर, और इनको लगा कि इंडिया पीओके ले लेगा, तो ईरान जो उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ईरान ने अपने फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि बी रेडी, इंडिया के खिलाफ नहीं, कि तैयार हो जाओ, और ये जो बलूचिस्तान का एरिया जहां से पाकिस्तान आप पे अटैक करता है उसको टेक ओवर कर लो।
मतलब कमजोर आदमी को हर एक पकड़ने को तैयार होता है, लेकिन इंडिया ने पीओके लिया नहीं। अगर उस टाइम पे इंडिया पीओके लेता तो ईरान ले लेता इनका बलूचिस्तान, और उस टाइम पे अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट होती तो वो खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर लेती। लेकिन फ्यूचर के अंदर वार होगा तो यही होगा, एक तरफ से बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल जाएगा, दूसरी तरफ पीओके निकल जाएगा, तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए पहले से वेट कर रहा है तालिबान अपने खैबर पख्तूनख्वा को लेने के लिए, और इंडिया को तो बहुत ज्यादा जरूरत है पीओके की। और पीओके मिलेगा तो इंडिया और अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर वो खुल जाएगा, जो 106 किलोमीटर लंबा है, और इंडिया पूरी ट्रेड कर पाएगा, अफगानिस्तान के साथ बिजनेस कर पाएगा, और साथ में इंडिया और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बूस्ट करने के लिए इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी, साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी। तो यही करते हैं कि चलो वार हो तो हो, क्योंकि इंडिया वार नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान चाहता है तो वार चाहता तो होगा। और फिर लोगों से बात करेंगे कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, क्या सोचते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का वार होना चाहिए, और वार हो तो क्या डिसिसिव वार हो। आपके कमेंट्स के वेट करेंगे, साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।